अगर दिल में कोई बात है तो उसे कह देना चाहिए जनाब, क्या पता मौका फिर मिले ना मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एमबी फोकस में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको मिलाती हूं शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर सुमित कुमार वर्मा सर से और जानते हैं अगर दिल में कोई बात हो तो कब कहना चाहिए और किससे कहना चाहिए। स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चर्चा का विषय आज हार्ट डिजीज है। सर, हार्ट अटैक कैसे होता है और क्यों होता है? हार्ट अटैक क्या है और क्यों होता है? तो हार्ट अटैक क्या है जानने के लिए मुझे हृदय की संरचना में थोड़ा जानना होगा। हृदय में जो शुद्ध ब्लड होता है वो हृदय के बाएं भाग से, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, उससे शरीर में पंप होता है, शरीर में हर जगह सर्कुलेट होता है वाया एओर्टा। तो ये जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड, कुछ पोर्शन वो अपने आप के लिए, अपने धमनियों से अपने आप के लिए रखता है, जिससे कि इसका पंप सही ढंग से काम कर सके, जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हमारे शरीर में, हमारे हृदय में दो तरफ कोरोनरी आर्टरी होती है, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ। बाएं तरफ की कोरोनरी आर्टरी दो भागों में बट जाती है और ये मूलतः बाएं की दो और दाहिने की ये तीन कोरोनरी आर्टरी मिलकर हृदय को ब्लड सप्लाई करते हैं, जिससे कि वो सुचारू रूप से ब्लड को पंप कर सके। अब ऐसी कोई भी अवस्था जिससे उस धमनियों में, कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, धमनियों में ब्लॉकेज आ जाए, रुकावट आ जाए, बस ये चीजें जो है हृदयाघात या हार्ट अटैक के कारण होती है। उससे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद तुरंत पेशेंट को सीने में दर्द, पसीना चलना, घबराहट होना, सांस फूलने लगना, बेहोशी आने लगना और इसके बाद अचानक से सडन कोलैप्स, मृत्यु हो जाए, ये इसके लक्षण है। सर, जनरली होता क्यों है? ये होता क्यों है, इसके ऊपर भी अगर चर्चा करें तो ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है। होने के कारण सबसे पहले जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, एज बढ़ता है तो हमारे शरीर में जैसे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसी तरह हार्ट के फंक्शंस कम होते हैं, जिस तरह से धमनियां में ब्लॉकेज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर एज हुआ, जो कि इसका कारण होता है। दूसरे कुछ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन कन्वेंशनल मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर, कुछ नॉन मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर। तो नॉन मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स में होते हैं एज, सेक्स, रेस, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उम्र के साथ होना, मेल में ज़्यादा डोमिनेट होना अप टू सर्टेन एज, उसके बाद फीमेल में इक्वल चांसेस मेल विद फीमेल। कुछ रेसेस हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। इसके अलावा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोई CAD की हिस्ट्री हो या CVA स्ट्रोक की हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी आपके परिवार में 50 साल 55 साल से कम किसी को हृदयाघात हुआ है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जेनेटिकली वो प्रोन होते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। कुछ ड्रग्स लाइक टोबैको एडिक्ट्स यूज है ना, ये भी जो है हृदयाघात के कारण होते हैं। सर, हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक, इस दोनों में अंतर क्या है? ये सवाल जो है बहुत ही कॉमन सवाल है, जो पूछा जाता है कि हार्ट अटैक है या हार्ट ब्लॉक है। बिकॉज हार्ट अटैक जो है वो हृदयाघात, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होते हैं, जिससे सीने में दर्द, सांस फूलना, घबराहट और अचानक मृत्यु होती है। जबकि हार्ट ब्लॉक एक सिस्टम है जिसमें जो हमारी हृदय गति चलती है उसमें कमी आ जाती है। हार्ट जो हृदय गति हमारा 70 से 100 के बीच नॉर्मल होता है, वो हृदय गति घट जाए, जिसमें जो साइनस नोड, AV नोड, ये कंडक्शन डिसऑर्डर है, मतलब जो हृदय गति को रोक देते हैं, कम कर देते हैं। उस हृदय गति के कम होने से जो नंबर ऑफ टाइम्स जो हार्ट पंप करता है और जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में होता है वो एडिक्वेट नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज की होती है। और हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स हैं चक्कर आना,
चक्कर खा के गिर जाना, बेहोशी आना, उसमें सीने में दर्द नहीं होता है, ठीक है। और एक तीसरा कंडीशन होता है जिसमें हार्ट अटैक भी हो और हार्ट ब्लॉक भी हो जाए। वो क्या होता है कि जब आपको हृदयाघात हुआ, हृदयाघात में जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने से आपको हृदयाघात हुआ, बट वही ब्लड सप्लाई जो है जब वो आपके हार्ट के कंडक्शन मसल को डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं, तो वैसे मरीज को हृदयाघात भी हुआ और हृदय गति भी कम हो गई। यानी उनको दो बीमारी एक साथ हो गई कि एक तो पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई जो हृदयाघात हुआ जिससे सीने में दर्द हो रहा है, दूसरी हृदय गति कम हो गई जिससे कि चक्कर आ गए। तो ये एक ड्यूअल कंडीशन होता है जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक दोनों साथ हो सकते हैं। उसका भी इलाज है जिसमें अगर हम उसका रीवैस्कुलराइजेशन कर दें, आर्टरी खोल दें, तो जो ये हार्ट ब्लॉक है इसको हम लोग वापस ला सकते हैं नॉर्मल बिना पेसमेकर के। कार्डियोमायोपैथी शायद इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, कार्डियोमायोपैथी एक तीसरी तरह की डिजीज है जिसमें हार्ट के मसल, अब ये बीमारी जैसे आपने पहली चीजें हुई कि हार्ट में कोरोनरी आर्टरी धमनी में ब्लॉकेज हुआ, दूसरा बीमारी हुआ कि हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में जिससे पल्स, हम लोग पल्स रेट काउंट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम हुआ, तीसरा ये आपका सवाल है कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो हृदय के मसल है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी उसके कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड सप्लाई ठीक है, कंडक्शन सही है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने के बाद क्या होता है कि जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है। जब वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी घट जाएगी तो ऐसे पेशेंट को हृदय में, सीने में दर्द नहीं होगा। ऐसे पेशेंट के कंप्लेंट्स रहेंगे कि सर मैं चलता हूँ तो मेरे सांस फूलने लगते हैं, मैं पैखाना पेशाब करने जाता हूँ तो मेरा दम फूलने लगता है, मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ तो मेरा दम फूलने लगता है, सर मैं बैठे रहता हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेटने के बाद मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है, लगता है कि मुझे सांस लेने में ज़्यादा ताकत लगा। ये सब अर्ली स्टेजेस है। और लेट स्टेजेस में तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, पैर में सूजन हो जाती है, आप इमीडिएट एनी एफर्ट आप अपने किसी भी काम में आपका सांस फूलेगा। कारण क्या हो सकता है सर इसका? इसका कारण भी जो है कार्डियोमायोपैथी, मोस्टली इसके कारण जो है जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। बट जब से जो हमारा मॉडर्न पैटर्न है इसमें कुछ ऐसे भी कारण हैं जो वायरल इलनेस के बाद ट्रांजिएंट हार्ट के मसल के कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी में कभी कभी उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी। प्रेगनेंसी में ये ट्रांजिएंटली जो है इसके पावर कम हो जाते हैं। फिर जो कैंसर की दवाएं होती हैं, कैंसर की दवाओं के प्रयोग से ये कार्डियोमायोपैथी होती है जिससे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर कुछ ऐसे जेनेटिक बीमारियां हैं जैसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो शुरुआत से रहता है। इसमें एक्चुअली शुरुआत में सडन कार्डियक डेथ होता है, लेकिन जैसे जैसे जो इसके सर्वाइवर, नेचुरल सर्वाइवर रहते हैं जिनको पता नहीं चला, वो लेट स्टेज में जाके इसमें क्या होता है कि जो आपके जो हार्ट की पंपिंग हो जाती है वो कम हो जाती है। ये कार्डियोमायोपैथी है जो स्टार्ट विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट, बट जब उम्र जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो उसके पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एज क्या हो सकता है सर ये कार्डियोमायोपैथी का? सॉरी, एज मतलब एज किस एज से? एज से अगर आप इसके कारण में जाएंगे, सपोज कीजिए कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है ना, बच्चे के जन्म हुआ और उसके बाद उसको वायरल इन्फेक्शन, तो उस समय अगर ये होता है तो वायरल मायोकार्डाइटिस, ठीक है, जिससे वायरल इन्फेक्शन से हो गया। बच्चों से ये स्टार्ट हो जाता है। बच्चों से ये जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं इसके लिए जो अवधारणा है कि नहीं ये एक सर्टेन एज के बाद होता है, कोई भी एज इससे अछूता नहीं है। आपको बस ये पता करना है कि किस एज में क्या परेशानियां हो सकती हैं। ये सबसे तो बस एक ये बात है कि लक्षण कब क्या हो और कब कौन सा लक्षण हो जो तुरंत में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, लक्षण पर जो आपके सवाल है कि लक्षण पे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, मेरा थोड़ा मानना इससे अलग है कि लक्षण ना हो
उससे पहले ही आप क्यों नहीं संभल जाए? लक्षण होने के बाद जो आप एक्टिव होते हैं, क्यों ना ऐसा हो सको, ऐसा समाज बने, ऐसा परिवेश हो जिसमें लक्षण ना हो, लक्षण की जरूरत ना हो। तो मैं वैसा चाहता हूँ। बिकॉज मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अब हम लगभग 150 करोड़ जनसंख्या के देश में हैं, और हृदय रोगों का इलाज जो है वो महंगा है। इसका इलाज हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सब कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जिसको ध्यान में रख के ही हार्ट से हम लोग अगर लड़े, तो मेरा ये तो कहना होगा कि आप हार्ट की बीमारी से बचें, लड़े ना। लड़के आप उससे नहीं जीत सकते हैं, आप उससे बचें। तो लक्षण ना हो जो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उस पर चर्चा होंगी। तो लक्षण से बचने का है। अब जब लक्षण जब आपको हो जाए हार्ट अटैक का, तो रेड फ्लैग साइन है कि आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। जैसे आपने बोला कि चलने में दम फूलना या फिर सीढ़ी में दम फूलना, बहुत सारे ओबेसिटी पेशेंट, मोटे पेशेंट होते हैं, उनके भी तो ये लक्षण होते हैं। तो क्या वो सारे हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी इज इटसेल्फ ए रिस्क फैक्टर। जैसे मैंने बताया है ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वैसे ही ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज की। अगर आप ओबेसिटी एज ए डिजीज लें और उसमें जो ये संभावनाएं होती हैं कि चलिए सीढ़ी पे चलने पे सांस फूलना, तो उसके कई कारण हैं। आपको उसके कारणों में जाना होगा। सबसे पहले, जब आप ओबेज हैं तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सारे शरीर को पूरा करने के लिए वो बढ़ जाता है। जो आपकी श्वास नली है और जो फेफड़े की कैपेसिटी है, उसमें जितना आपको सांस लेना और छोड़ना चाहिए वो रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो आप उस सांस को जितने एडिक्वेट वायु होनी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, वो नहीं होगा। तीसरा, जो आपके हार्ट के कार्डियक फंक्शंस हैं, वो उनको जो है उतने ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है। चौथे, ऐसे पेशेंट प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन होने के कारण क्या होता है कि हार्ट को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है उस पंपिंग के लिए। तो सीधे ये बोल देना कि ओबेसिटी के पेशेंट का सांस फूल रहा है तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं या हार्ट की बीमारी के लक्षण हैं, डायरेक्ट बोल देना मेरे लिए एक सही बात नहीं होगी। बिकॉज कि सांस फूलने के मल्टीपल कारण हैं। आप हर एक कारण को उसमें रूल आउट करें कि ये फेफड़े के कारण सांस फूल रहा है या क्या कहते हैं हार्ट के कारण फूल रहा है। और ओबेज पेशेंट में एक हार्ट फेलियर टर्म होता है विच प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। आपके हार्ट के फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं, फिर भी आपके हार्ट में स्ट्रेस है। स्ट्रेस इतना स्ट्रेस है कि वो अभी ओवर्ट नहीं हुआ। ओवर्ट मतलब आप अभी जांच करोगे तो वो बहुत मिलेगा नहीं, बट योर हार्ट इज इन स्ट्रेस। उस कंडीशंस को हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जिससे भी जो है मरीजों का सांस फूल सकता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आम जनता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आप ओबेज हो या आपकी सांस फूल रही हो, आपको सीने में दर्द हो रहा हो, आप अपनी एक्टिविटी में कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, आप इमीडिएट नियर बाई जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, उनकी सलाह लें, अपनी परेशानियों को उन्हें बताएं, ताकि वो उसके अनुसार प्रारंभिक जांच करके ये देख सकें कि इसका कारण, ताकि इससे ये होगा कि जो सटीक इलाज, एक्यूरेट इलाज, ये हुआ ना कि चलो आपका सांस फूल रहा है, चलो एक दवा ये खा लिए, एक दवा ये कर लिए, तो वो चीज़ें जो है फिर आपके पास वापस आएंगी और इस बार और बड़े। सर, आपने बोला प्रारंभिक जांच, इसके बारे में बताएं कि प्रारंभिक जांच, क्योंकि आजकल सेल्फ डॉक्टर और गूगल बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग टेस्ट क्या होना चाहिए जिससे प्रारंभिक जांच के लिए जो टर्म है उसमें सबसे पहले मैं यही बात बोलूँगा, प्रारंभिक जांच नहीं, जांच पर जो आप जाएंगे उससे जनरल पब्लिक के लिए जाना है, ठीक है। तो जनरल पब्लिक के लिए जाने के लिए वो कैसे बचे, जागरूकता, हार्ट की बीमारी के बारे में थोड़ा जागरूकता अगर वो लाएंगे तो ही उससे बच सकते हैं। जागरूकता लाने के लिए आपको ये जानना होगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे, किसी का जन्म हुआ, ठीक है, तो जागरूकता ये होनी चाहिए कि उस बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ठीक है।
आपके घर में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो पैकेट फूड खाते हैं, आप उससे बचें। जंक फूड। ठीक है, वो मोबाइल पे ज़्यादा समय देते हैं, उससे बचें। आउटडोर जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करें। जो घर में महिलाएं हैं वो अक्सर कहती हैं आके कि सर मैं दिन भर तो घर का काम करती हूँ, तो मुझे कैसे बीमारी होगी, मैं तो भर दिन काम करते रहती हूँ। तो उनके लिए है कि आप अपने लिए 30 मिनट निकालिए जिसमें स्पेसिफिक आप मेहनत अपने आप पे कीजिए, टहलिए, जो खाने का फूड स्टाइल है, फूड स्टाइल मॉडिफाई कीजिए आप अपना। फिर जो ऑफिस गोइंग मेल है, जो बाहर काम करते हैं, उनके लिए है वो सर मैं दिन भर तो बाहर घूमते रहता हूँ, तो फिर मुझे कैसे हार्ट की परेशानी हो जाएगी। तो उनके लिए भी है सर मैं तो बहुत घूमता हूँ, तो वो स्टेप भी काउंट करते हैं, स्टेप काउंट करके बताते हैं सर अभी स्मार्ट वॉच में। हाँ। तो ये नहीं कि आप दैट इज नॉट थिंग कि आपको डेडिकेटेड वर्क करना है फॉर योर हेल्थ, वो आप उतना टाइम स्पेयर करो जिसपे आप डेडिकेटेड आप अपना काम करो। फिर जो उसके बाद आए सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, फिर जो टोबैको का एडिक्शन है, फिर स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें। फिर आप आइए जो 40, 50, 60s के लोग जो हैं वो थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियों में अपने आप को, एक जो फेज होता है जिसमें टू स्टार्ट विद पारिवारिक जिम्मेवारी एंड दिस स्टेज की आप हमारी ये जिम्मेवारी हो चुकी है, हमको इसको कंप्लीट करना है, उसके स्ट्रेस में वो रहते हैं। उस ग्रुप के लिए उस स्ट्रेस से आप कैसे आउट हो, कैसे मोबाइल जो लंबे समय तक देखते हैं उससे आप बाहर कैसे निकलें। फिर उस ग्रुप के बाद आते हैं जो 60 के पार है, ठीक, जो 60 के पार के ग्रुप है, वो समझते हैं कि नहीं लाइफ जो है अब मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि जो ओल्ड एज है उसका डिफिनीशन होता है 60 to 75 का जो एज है उसे हम लोग यंग ओल्ड, ठीक है, और 75 के बाद जो है उसे ओल्ड। तो जो 60 के बाद समझते हैं कि भाई हमारी लाइफ अब कंप्लीट है, तो वो यंग ओल्ड ग्रुप है, ठीक है। जहाँ पे अगर आप ये जो टाइम पीरियड है, जो एज है, जहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रहता है कि आप हार्ट के रोगी बने और भी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस के रोगी बने, क्योंकि इनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब बहुत कॉमन है, चूँकि एज फैक्टर भी इसमें एसोसिएटेड हो जाता है। इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए भी है कि आप अपनी निरंतरता जो है लाइफ के प्रति उसको कैसे मेंटेन रखें, अपने रूटीन को कैसे रखें, खाने का कैसे ध्यान रखें, अपने बॉडी के एक्सरसाइज करके अपने उसके फंक्शन को कैसे मेंटेन रखें, ये चीज़ें करनी होगी। तो विकसित कैसे होगा, तो विकसित होने के लिए ये जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो दिल्ली पटना में थे, अगर वो बेगूसराय में मिलेगा तभी तो देश विकसित होगा। जो फैसिलिटीज क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये चाहिए। अगर आपको डेवलप होना है, अगर आप इतनी लोग चीज़ों पे काम करेंगे तो आप विकसित हो जाएंगे। तो एज ए भारत का नागरिक मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज का यूज स्वास्थ्य सेवाओं में दूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बाकी चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, मेरा काम है स्वास्थ्य सेवाएं। मैं 2021 में आया, उससे पहले यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी। मुझे लगता है कि वो मुझे एक्यूरेट तो डेट नहीं याद है, लेकिन 1980-90 के आसपास से ये चीज़ें इंडिया में उपलब्ध हैं। और बताइए कि बेगूसराय में ये 2022 में चालू है, तो ये क्या एक दशक नहीं, मल्टीपल 4 दशक के बाद, 4-5 दशक के बाद हम लोग सिर्फ उसके प्रारंभिक टेस्ट पे गए, क्योंकि अभी इसके बाद भी कैथलैब में एंजियोप्लास्टी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ के लोगों को इस साल। और बेगूसराय के लोग, मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बेगूसराय के पेशेंट वो अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका से जब वो इंडिया लौटे, हैदराबाद में उनको एयरपोर्ट पे चेस्ट पेन हुआ, एयरपोर्ट पे चेस्ट पेन के बाद वो पटना आए, पटना के बाद वो बेगूसराय आए, बेगूसराय से आके हमसे मिले कि सर उनका बाईपास पहले से हो चुका था, सर मेरे को सीने में दर्द है, रात में 10 बजे मेरे पास। मैं बोला कि सर आप
फिर वही बात कर रहे हो कि आप हृदय, आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आप हैदराबाद में हो, आपने वहाँ क्यों नहीं दिखाया, क्यों ऐसी गलती की कि नहीं मैं जाऊंगा तो वहीं दिखाऊंगा। ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर चेस्ट पेन है देन एंड देयर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही देखूंगा, जो आपके नियरेस्ट डॉक्टर है आप वहाँ जाइए, प्रारंभिक इलाज लीजिए और उसके बाद जो उसके जो आगे की चीज़ें हैं वो कीजिए। तो लोगों में ये जागरूकता और समझदारी जी, बाईपास किया हुआ पेशेंट, पढ़े लिखे पेशेंट, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे हैदराबाद से बेगूसराय में आके दिखाना है। भैया आप हैदराबाद में क्यों नहीं दिखाए? सर कोई एक्सपीरियंस शेयर किए जिसको आपने एकदम देन एंड देयर एंजियोप्लास्टी किया था, शायद मैंने सुना था, आपने बताया था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैं वो शेयर नहीं करूँगा। मैं ये शेयर करूँगा कि मैं कहाँ फेल हुआ। आप सक्सेस तो हमेशा याद रहते हैं, मेरा आदत है मैं कहाँ फेल हुआ वो मुझे याद रहता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक पेशेंट का एंजियोप्लास्टी किया था, जो कि उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं था। जिस समय मैं ऑपरेशन किया उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं था। ये एक मैंने उनके वालों को भी ये बात बता दिया था कि ये जीवन रक्षक ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि टेबल पर भी पेशेंट कोलैप्स कर जाए। मैंने उनका एंजियोप्लास्टी किया जो सक्सेसफुल रहा, बट आफ्टर 48 आवर्स वो पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम हुई और वो 48 आवर्स के बाद कोलैप्स कर गए। ऐसे पेशेंट मेरे पास विलम्ब से पहुंचे। 14 घंटे के बाद, 14 घंटे तक किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं रहे, चेस्ट पेन होते रहे। तो ये एक लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि देखिए मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, विज्ञान की पद्धति का इस्तेमाल करता हूँ, और या हमारे जैसे जो भी डॉक्टर हैं तो वो कोई भी भगवान नहीं है, वो विज्ञान की पद्धति से ही जो अपना काबिलियत है उससे वो इलाज करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि समय रहते अगर हम लोगों के पास आए तो कार्डियोलॉजी की ब्यूटी ये है कि अगर आप आज आए हैं और आप कोलैप्स करने वाले हैं और टाइमली इंटरवीन हो गया तो कल आप मेरे साथ बैठ के चर्चा करोगे, चाहे इतना इसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है। पेशेंट डायरेक्ट, क्योंकि सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, सिर्फ हार्ट में दिक्कत हुई, टाइमली आए, हमें हार्ट अटैक हुआ, आर्टरी ओपन कर दी। ये क्या लोगों में है कि अगर आपको हार्ट अटैक है तो 12 घंटे के अंदर आप कैथ सेंटर में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो दैट इज द गोल्डन पीरियड जहाँ पे आपके हार्ट के फंक्शन को मैक्सिमम रिवाइव किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपके हार्ट के फंक्शन जो है, जो सेल्स मरेंगे उस ब्लॉकेज से, उसको हम लोग बचा सकते हैं। वो बचाएंगे तो आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन क्या होता है सर, अभी तो बहुत सीरियस है, 2-3 दिन बाद करेंगे, 2-3 दिन बाद तो डैमेज हो जाता है अगर जो नेचुरल सर्वाइवल है। एक और बात कि हार्ट अटैक के बाद ये नहीं होता है कि सब मर ही जाएगा, और हार्ट अटैक के बाद ये भी नहीं होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो नहीं बचोगे। कुछ होते हैं नेचुरल सर्वाइवल जिनको बिना किसी दवा के वो सर्वाइव कर जाते हैं, और वो सर्वाइव कर गए, वो बोलेंगे मेरे को तो कुछ था ही नहीं, हल्का दर्द हुआ मैं तो निकल गया, मुझे तो फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दूसरे को ज्ञान भी देंगे, वो बिल्कुल वो इस तरह से करेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो चूंकि समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। वो ये सर कहे कि अरे गैस हुआ था और कुछ नहीं था, मैं तो निकल गया, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा होता है एक राजनेता, मुझे लगता है 6 महीना पहले मुझे मेरे पास चेस्ट पेन लेके आए। वो यही बोल रहे थे कि मुझे तो आज तक मैंने ना दारू पिया है, ना सिगरेट पिया है, ना गुटखा खाया है, मैं किसान हूँ, मैं क्या कहते हैं खेत में काम करता हूँ, हल चलाता हूँ, मुझे कैसे हो जाएगा। मैं बोला भैया आप पहले धीरे बोलते है ना, आपके रिपोर्ट्स आ गए, और जब उनको दर्द था तब वो उनको भी ये एहसास हुआ कि नहीं ये दर्द जो है कुछ एबनॉर्मल है। तो ये सारी एक्सपीरियंस जो है कि एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये भी लगता है कि जानकारी अगर आप में हो तो हार्ट के रोग को बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग ट्रैक करते हैं, खींच के लाते हैं कि चलो भाई आपको अभी नहीं जाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मे बी कि 10 में 10 तो नहीं बचाएंगे 10 में, लेकिन अगर टाइमली लोग पहुंच जाए तो 8 तो जरूर बचेंगे। सर मैं बेगूसराय वासी के लिए तो नहीं बोलूँगी,
जो दूर से गांव से आते हैं उनके लिए कितना टाइम रहेगा कि वो अगर आपके पास रीच करे तो बच सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी आपको सीने में दर्द हो, दो तरह का दर्द हो सकता है, एक बर्दाश्त के लायक हो सकता है, एक बर्दाश्त के बाहर हो सकता है ना? अगर आपके पास आपको सीने में दर्द हुआ है जो बर्दाश्त के बाहर है, तो सबसे पहले स्टिल हो जाइए, शांत हो जाइए आप, ठीक है ना? वो नहीं कि हमको नहीं होगा, कुछ ये होगा और हम अभी तो ठीक है, हम चल के चले जाएंगे मरीज के डॉक्टर साहब के पास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सीने में दर्द होता है, वो चल के आए और ईसीजी करते करते कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम है कि आप स्थिर हो जाए, जो घर वाले हैं या नियर बाय हैं उनको बताएं कि मुझे सीने में दर्द है, तो जो कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ले जाए, नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और अभी मैं बताता हूँ कि बेगूसराय के हर पीएचसी में इतनी फैसिलिटी, दवाइयाँ हैं जो आपको प्रारंभिक कुछ दवाइयाँ जो हार्ट अटैक की हैं जो आपको उपलब्ध वहाँ तुरंत करा दी जाएगी। तो आप अगर सक्षम नहीं है प्राइवेट में जाने के लिए तो आप पीएचसी जाए और वहाँ से जो दवाइयाँ दी जाती हैं उस दवाइयों का सेवन करें और उसके बाद फिर वहाँ से आप मूव करें। पेशेंट हमेशा शांत लेटा रहे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ट अटैक के मरीज के लिए। दूसरा ग्रुप होता है जो बर्दाश्त करने लायक दर्द है। वैसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स क्या होते हैं कि सोचेंगे हो सकता है गैस हुआ हो, उसके बाद अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, ठीक है? या चलते हैं तो कहते हैं यहाँ सीने में हमको भारीपन होता है और फिर सर हम बैठ जाते हैं तो हमको आराम होने लगता है। तो वो ऐसा करेंगे ना कि वो चलेंगे ही, अपनी लाइफ की एक्टिविटी को ही लिमिट कर देंगे कि मैं कंफर्टेबल रहूँ। फिर समय आता है कि उनको उतने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को टाइम रहते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। यही मतलब लोगों के लिए कि अगर आपको सीने में दर्द है तो इसको हल्के में ना लें। जितना जल्दी हो आप इन्वेस्टिगेट कर लें। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अगर आप 1000 लोगों का करेंगे तो हो सकता है 10, 20, 50, 100 इतने लोग ही उसमें ओरिजिनल कार्डियक डिजीज हैं। एटलीस्ट बेफिक्र तो हो जाएंगे कि हम बिल्कुल ये चीज इन्वेस्टिगेट करें, अपने आप को एवरी ईयर इन्वेस्टिगेट, गुड हैबिट्स अपनाएं और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें मुझे है तो नहीं, फिर उसके बाद जिसको है उसका फिर इलाज हो। तो एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच होगा तो आपके पॉपुलेशन को फायदा होगा। इंडिविजुअल के फायदा के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको हार्ट अटैक है उसकी एंजियोग्राफी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, या हार्ट फेल है दवाइयाँ खाओ, या हार्ट ब्लॉक है पेसमेकर लगाओ, दैट इज फॉर इंडिविजुअल। बट फॉर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आपको इसकी जानकारी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए आपको इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। सर जब भी मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू की तो मुझे मेरे कलीग ने पूछा, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब है बट फिर भी आप हृदय रोग हैं और ये बहुत सारे आम जनमानस का सवाल है कि कोरोना का वैक्सीन मिलने के बाद हार्ट डिजीज बढ़ा है, क्या ये मिथ है या फिर एक क्वेश्चन क्या मैं बोलूं इसमें, तो आप ही बता सकते हैं। देखिए कोरोना वैक्सीनेशन जो है, कोरोना एक त्रासदी था, ठीक है, और उसके लिए जो है बहुत कम समय में वैक्सीन बना था, ठीक है। उसके प्रॉपर जो ट्रायल होते हैं वो कंप्लीट नहीं थे, बट द सिचुएशन वाज इन दैट वे कि आपको वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि वही एक दिख रहा था आशा की किरण की चलिए भाई इससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने भी वैक्सीनेशन किया था और आई थिंक कि मैं उस समय जयपुर में था और शायद फर्स्ट या सेकेंड डे ही जिस समय इंडिया में वैक्सीन लॉन्च हुआ था, तो फर्स्ट डे ही हम लोगों को वैक्सीन दिया गया था। वो बातें हो चुकी हैं, अब उस वैक्सीन को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दैट कैन बी हैंडल्ड, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, है ना? सब में तो नहीं, ठीक हो सकता है आप कोई भी दवा लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स, मैं अभी उसके रिसर्च पे नहीं जा रहा। और ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैं उस पर इस एक्सपर्ट ओपिनियन को नहीं मान सकता। इसके लिए प्रॉपर शोध जो हो रहा है वो होने दीजिए, उसके रिजल्ट्स आने दीजिए और उसकी गाइडलाइंस आने दीजिए, तब इसको देखा जाएगा कि हाँ ये कितना है क्या है। अभी इस चीज़ों पर मैं अपना हर इंडिविजुअल का एक्सपर्ट ओपिनियन देने का मैं नहीं समझता हूँ कि पॉपुलेशन के लिए हमको इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन दें। इसमें सोचने वाली बात नहीं, आप होगा वो देखा जाएगा, वो दैट ये चीज़ें गुजर चुकी हैं।
गुजर चुकी हैं, अब आप उसको सोचते हो कि नहीं वो तीर वापस अब आ वहाँ जाए। पे नहीं ध्यान नहीं रखना नहीं, वो चाहिए। तो चीजें हो चुकी हैं, तो फिर उस पे जाके आप क्यों स्ट्रेस, इससे क्या होगा कि आप स्ट्रेस में आओगे। अब मैं तो वैक्सीन ले लिया हूँ तो मुझे तो हो जाएगा, तो आप भर दिन इसी में जियोगे, ये एडिशनल आपके लिए रिस्क फैक्टर होगा, तो इस पे तो काम करने की जरूरत है। वैसे तो सर बहुत सारा टॉपिक है और आपसे बातें करने के बाद लगा कि मतलब अंत हो ही नहीं है। हम तो निकले थे हार्ट डिजीज पे डिस्कस करने के लिए, बट ऐसा से शब्द आपने निकाले जो मतलब सबको सोचने की बात है। वाकई इस इंटरव्यू से बहुत लोग कुछ सोचेंगे कि कब हमें हार्ट डिजीज हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो कैसे जीना है, क्या करना है। अंत में सर कुछ एडवाइस देते जाइए हमारे व्यूअर्स को। एडवाइस लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी बात की सबसे हैप्पीनेस, खुश रहना चाहिए। आप स्ट्रेस से दूर रहें, कोई भी काम जो है अपने समय से होगा, टाइम से होगा। आपको पॉइंट्स मिलेंगे आपके एफर्ट के, ना कि आपके रिजल्ट के पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बताया ना कि मैं एक पेशेंट का एंजियोप्लास्टी किया, वो पेशेंट सर्वाइव नहीं किया 2 दिनों के बाद, मुझे मेरे एफर्ट्स के पॉइंट मिलेंगे, ना कि मेरे आउटकम के पॉइंट मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि इसमें 2 में से 1 ही बचेगा, हो सकता है मेरा बैड लक था ये नहीं बचा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो वो बचेगा, है ना। तो ये चीजें सबसे पहले पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी, आप हमेशा ये देखिए कि टुवर्ड्स नेचर जाइए, टुवर्ड्स नेचर जो है ही आप जाके विज्ञान की पद्धति का क्या बोलते हैं कि वरदान, विज्ञान की पद्धति का अगर आप उसका वरदान लेना चाहते हैं तो आप टुवर्ड्स नेचर जाके एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, कोलैबोरेशन करें। अगर आप इसका अभिशाप लेना चाहते हैं, डाउनफॉल में जाना चाहते हैं, तो आप जो है अवे फ्रॉम नेचर जाइए, तो देखिए अब इसका डाउनफॉल। तो आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल रखें, एक नियम रखें, खाने के पैटर्न को रखें, खेल के पैटर्न को रखें, परिवार के पैटर्न को मेंटेन करें। जो भी चीजें हैं एक रूटीन में चलें, अनुशासन में रहें, अनुशासन ही आपको सही रखेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।